हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो 5 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उससे लिए गए हैं। देखिए, जैसा कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, 31 अक्टूबर से इसका फॉर्म भी भरा जाना है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास कीजिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है अभिकथन ए, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कारण, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फोर्थ, ए और आर दोनों ही गलत हैं, क्योंकि शारीरिक विकास ही नहीं बल्कि किसी भी विकास में अगर देरी हो रही है तो उसका जिम्मेदार केवल आनुवांशिकता नहीं बल्कि साथ में पर्यावरण भी होता है, और इसके लिए केवल वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी नहीं है, इसलिए दोनों ही कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है दौड़ना, सेकंड है चलना, थर्ड है घसीट कर लिखना, फोर्थ है कूदना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड, घसीट कर लिखना। लिखना जो है वो सूक्ष्म कौशल के अंतर्गत आता है और बाकी ये सभी स्थूल कौशल के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? फर्स्ट है एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान। सेकंड है एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। थर्ड है एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। फोर्थ है एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और ऐसे ही अन्य वस्तुओं को पकड़ना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है, क्योंकि जब मध्य बाल्यावस्था में बच्चा बहुत ज्यादा छोटा नहीं होता है। जो ऑप्शन फर्स्ट है ये जो हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है उसकी बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मध्य बाल्यावस्था से पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन सेकंड जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह सामाजिकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। फर्स्ट है मीडिया और प्राथमिक, सेकंड है मीडिया द्वितीयक, थर्ड है स्कूल प्राथमिक और फोर्थ है स्कूल द्वितीयक। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सेकंड, मीडिया जो है वो क्या है, यह सामाजिकरण का द्वितीयक संस्था है, प्रथम नहीं हो सकता है। प्रथम में हमारा केवल परिवार आता है और मीडिया जो है वो सेकेंडरी है यानी द्वितीयक है, और इसके रूप में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डालता है। फिल्म और विज्ञापन क्या है, ये सभी मास मीडिया के उदाहरण हैं, तो इसलिए ऑप्शन सेकेंड हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? ऑप्शन फर्स्ट है अमूर्त सोच की क्षमता, सेकंड है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, थर्ड है दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, फोर्थ है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। तो देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो संज्ञानात्मक क्षमता आती है जीन पियाजे के अनुसार वो है ऑप्शन सेकंड, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला है, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन ए है गतिशील और लचीला, सेकंड है संरचित और अनम्य, अनम्य का मतलब होता है रिजिड, थर्ड है सहानुभूतिपूर्ण और पारदर्शी, फोर्थ है यांत्रिक और व्यवहारवादी। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, गतिशील होना चाहिए साथ ही लचीला भी होना चाहिए। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, रिजिड नहीं होना चाहिए, हमें अनम्य नहीं होना है, सहानुभूति की बात नहीं होनी चाहिए बल्कि समानुभूति की बात होनी चाहिए, और यांत्रिक नहीं होना है, आप मशीन नहीं है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के विचार में ऑप्शन फर्स्ट है संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, सेकंड है संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, थर्ड है भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, और फोर्थ है संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है थर्ड, भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, और जो ऑप्शन सेकंड है संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करती है, यह पियाजे का विचार था और वाइगोत्स्की का विचार था कि भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? फर्स्ट है सांस्कृतिक उपकरण, सेकंड है सामाजिक संपर्क, थर्ड है संतुलन और फोर्थ है पुरस्कार। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है थर्ड। फर्स्ट और सेकंड इसका सही आंसर होगा। लेव वाइगोत्स्की ने संस्कृति पर, समाज पर ज्यादा बल दिया था, उन्होंने पुरस्कार और संतुलन की बात नहीं की थी। अगला प्रश्न है, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम। ऑप्शन फर्स्ट है उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है, सेकंड है पुरस्कार और दंड पर निर्भर है, थर्ड है शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है, फोर्थ है पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है। निष्क्रिय शब्द हमारा नेगेटिव होता है, यह कभी हो ही नहीं सकता आंसर, इसलिए ऑप्शन जो इसका थर्ड है वो हमारा सही आंसर होगा। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादे की उपेक्षा करता है? यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गई है, और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सेकंड है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, थर्ड है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास और फोर्थ है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट हमारा सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। इसमें बात की जा रही है कि वो दूसरे की इरादों की उपेक्षा करता है, यानी उसको नहीं समझता है, लेकिन वो किस चीज के चलते काम कर रहा है, कोई भी इसका नकारात्मक परिणाम, यानी कि अगर वो कुछ भी गलत काम करता है, अगर वो आज्ञा को नहीं मानता है तो उसे सजा का डर है, पनिशमेंट का डर है, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि की विशेषता है। फर्स्ट है भाषाई, सेकेंड है प्रकृतिवादी, थर्ड है स्थानिक और फोर्थ है अंतःव्यक्ति। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट भाषाई बुद्धि की विशेषता है। इसमें जो है इंसान वो धारा प्रवाह बोलता है, अपनी सोच को अभिव्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार, सेकेंड है मतभेदों को पहचाने और सम्मान करें, थर्ड है विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें और फोर्थ है छात्रों में कमियों को पहचाने और उन्हें ठीक करें। तो देखिए इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फोर्थ, छात्रों में कमियों को पहचानना और उन्हें ठीक करना उनके व्यक्तिगत मतभेद को दूर करने के लिए, यानी उसको हटाने के लिए प्रभावी नहीं है। तो ऑप्शन जो फोर्थ है हमारा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूंगा? लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते, यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन फर्स्ट है जेंडर प्रासंगिकता, सेकंड है जेंडर पक्षपात, थर्ड है जेंडर रूढ़िवादिता और फोर्थ है जेंडर समता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड, जेंडर रूढ़िवादिता का यह उदाहरण है। इसमें यह सोच ज्यादातर होता है कि गुड़िया से तो केवल लड़कियां ही खेलती हैं, क्यों लड़के नहीं खेल सकते? तो यह सोच जो है वो जेंडर रूढ़िवादिता है, यह सच्चाई पर आधारित नहीं होता, बस मान लिया जाता है। अगला प्रश्न है, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन जो फर्स्ट है शिक्षार्थियों को केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें, सेकेंड है शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें, थर्ड है सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण को करें और फोर्थ है प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर दें। तो तुलना नहीं देना है और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देना है, केवल सीधे हम निर्देश विधि से शिक्षण करेंगे ऐसा नहीं है, अलग अलग विधियों को अपनाना है। केवल यहाँ पर नेगेटिव वर्ड होता है तो ये ऐसे भी हमारे ऑप्शन से अलग हो गया। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करना है, यानी पढ़ने के साथ ही उनका आकलन भी कर रहे हैं हम। अगला प्रश्न है,
किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सेकंड है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? थर्ड है पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। और फोर्थ है बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फोर्थ, बीजों को अंकुरण के लिए हवा की जरूरत क्यों है, इसको वो खुद से सोचेंगे बच्चे। और इस बाकी जो तीन ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इसमें क्या है कि यह सभी याद पर आधारित है। इसमें बच्चे अपनी सोच का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि रट कर उसका आंसर दे देंगे। अगला प्रश्न है, एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? ऑप्शन फर्स्ट है अभिभावक स्कूल की जरूरतों के अनुसार, सेकंड है स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार, थर्ड है छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार और फोर्थ है छात्र शिक्षक की जरूरतों के अनुसार। तो देखिए वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित है, बालक के हिसाब से सभी चीजों को होना होगा, इसलिए ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा हमारा। स्कूल जो है वो छात्र की जरूरत के अनुसार होगा, बल्कि छात्र जो है वो स्कूल की जरूरत के हिसाब से नहीं होगा। अगला प्रश्न है, वो छात्र जिन्हें डैश है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रमस्तिष्कीय घात, सेकेंड है गुणज वैकल्य यानी कि डिस्कैल्कुलिया, थर्ड है पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया और फोर्थ है गतिमान दिव्यांगता यानी जिसे चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है थर्ड, डिसलेक्सिया जिन छात्रों को होता है वो पाठ को पढ़ने या समझने में चुनौतियों का सामना करते हैं, समस्या होती है उन्हें। अगला प्रश्न है, सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, सेकंड है छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए, थर्ड है इन छात्रों को एक अलग संकाय ही में पढ़ाना चाहिए, फोर्थ है सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए और समावेशी शिक्षा की बात जब हम करते हैं तो उन्हें अलग संकाय में नहीं पढ़ाना है, उनकी कमियों को सबके सामने नहीं बताना है, बल्कि ऑप्शन फर्स्ट जो है उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है सामग्री का प्रस्तुतिकरण, सेकंड है संचार और अभिव्यक्ति, थर्ड है सूचना के दृष्टिकोण और फोर्थ है शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन जो फोर्थ है हमारा, शिक्षार्थियों के बारे में यानी बच्चों के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा नहीं रखनी है कि मैथ्स जब सीखेंगे तो बच्चे लड़के उसमें तेज होंगे और लड़कियां जो है उसमें कमजोर होंगी, तो ऐसी धारणा आपको अपने मन में नहीं बनाना है। अगला प्रश्न है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है उपयुक्त इमारती ढांचा, सेकंड है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, थर्ड है अनिवार्य विशेष शिक्षा और फोर्थ है उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड, अनिवार्य विशेष शिक्षा की बात शिक्षा नीति 2020 में नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, बच्चे किस तरह सीखते हैं? फर्स्ट है पढ़कर, सेकंड है सुनकर, थर्ड है देखकर और फोर्थ है क्रिया करके। तो बच्चे जो हैं वो पढ़कर भी सीखते हैं, सुनकर, देखकर, क्रिया करके, ये सबों से सीखते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ जो है हमारा वो सभी हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। तर्क है, अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे। सही विकल्प हमें चुनना है। तो देखिए अधिगम पर अगर बच्चा खुद से ही नियंत्रण कर रहा है तब तो यह सही है, क्योंकि ज्ञान अथाह है, उसमें उसे क्या सीखना है और उसको कैसे सीखेगा इसमें मदद मिलती है। तो अभिकथन जो फर्स्ट है ए है और इसका जो तर्क दिया गया है वो दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डैश हो। ऑप्शन फर्स्ट है अस्पष्ट, सेकंड है सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, थर्ड है अत्यंत जटिल और फोर्थ है अर्थहीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त होना चाहिए। उन्हीं गतिविधियों का हमें बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दे। ऑप्शन फर्स्ट है निराशा, सेकंड है अभिसारी उत्तर, थर्ड है अपसारी सोच और फोर्थ है मात्र रटना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड। अपसारी सोच क्या होता है? एक ही समस्या पर, एक ही जो समस्या है हमारे सामने उस पर अलग अलग तरीके से सोचना, उसको कैसे सॉल्व करेंगे इस बारे में अलग अलग तरीके से सोचना है। और अभिसारी सोच में क्या होता है? बस एक ही तरीके से सोचना होता है। तो इसलिए ऐसा हमें नहीं करना है। अगला प्रश्न है, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक डैश गतिविधि है। ऑप्शन फर्स्ट है यांत्रिक, सेकंड है व्यवहारवादी, थर्ड है निष्क्रिय और फोर्थ है सामाजिक। तो हम लोग जानते हैं जो सीखना है वो यानी लर्निंग जो है वो एक सामाजिक क्रिया है। तो इसलिए ऑप्शन जो फोर्थ है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। कारण, समस्या समाधान की रणनीतियां अधिगम में सुधार करती है और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती है। सही विकल्प का चयन करना है हमें। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि शिक्षक को क्या करना चाहिए? समस्या समाधान की रणनीति का विकास करना चाहिए ताकि बच्चे अब खुद से समस्या को सॉल्व करने सीखें। साथ ही समस्या समाधान से क्या होता है कि उनमें समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलता है। तो दोनों ही कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश महत्वपूर्ण है। ऑप्शन फर्स्ट है निर्मित करना, सेकंड है पहचानना, थर्ड है अनदेखा करना और फोर्थ है प्रचारित करना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड, पहचानना। उनकी जो भ्रांतियां हैं उनको पहचानना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, छात्रों में भय का भाव। ऑप्शन फर्स्ट है अधिगम में काफी सुधार करता है, सेकंड है अधिगम के लिए हानिकारक है, थर्ड है अधिगम के लिए आवश्यक है, फोर्थ है अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तो इसके लिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है सेकंड, अधिगम के लिए हानिकारक है। अगर बच्चा डर रहा है कि हमें कुछ भी बोलने से पहले कहीं अगर गलती हो गई तो फिर तो आज मार पड़ेगी, आज पिटाई होगी हमारी, तो ऐसा करना क्या है उसकी अधिगम के लिए यानी लर्निंग के लिए हानिकारक है। ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? देखिए ऑप्शन फर्स्ट है योग्यता की चाह, सेकंड है प्रसिद्धि की चाह, थर्ड है धन की चाह और फोर्थ है सत्ता की चाह। तो देखिए महारत हासिल करना यानी उस विषय को पूरी तरह से, किसी भी चीज को पूरी तरह से जानना, उसमें बहुत ज्यादा सीखना, तो यह क्या है? योग्यता की चाह है। केवल प्रसिद्धि और धन के लिए कोई ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, सेकंड है छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, थर्ड है विषय वस्तु को रटने पर बल देना चाहिए और फोर्थ है संप्रत्ययों की समझ को महत्व देना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है फोर्थ, संप्रत्ययों की समझ को महत्व देना है, केवल रटने पर प्रतिस्पर्धा पर बल नहीं देना है, सहयोग को प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं करना है। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 30 प्रश्न जो कि 5 जनवरी 2022 में पूछे गए थे और इनमें से आपने कितने सही किए आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।